अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपायरेशन, उसके टाइप्स। उसमें आएगा पुल थ्योरी और ट्रांसपायरेशन की एडवांटेजेस, फैक्टर्स एंड ट्रांसपायरेंट्स। मैंने इसलिए लिखा है ताकि मैं सारे इस लेक्चर को पूरा पूरा कंप्लीट कर दूं इसी वीडियो में। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 9 रहेगा। लेक्चर नंबर 9। तो बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांसपायरेशन किसको कहते हैं। तो ये मेरे पास लीफ है, इधर मैं इसके स्टोमेटा रखता हूँ, फिर ये हमारे पास इसकी स्टेम हो गई, उसके बाद इसके रूट्स। ये स्टेम इसकी है और ये इसका रूट बन गया। एक स्केच है आपको समझाने के लिए। तो बेटा ट्रांसपायरेशन पहला पॉइंट है क्या, इसकी डेफिनेशन को अगर देखेंगे हम, इट इज एन evaporative loss of water। इवेपोरेटिव मतलब गैसियस फॉर्म में जो पानी का बाहर आना, उसको ट्रांसपायरेशन कहते हैं। इवेपोरेशन, लॉस ऑफ वाटर, उसके साथ साथ क्या हो रहा है बेटा, एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी हो रहा है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी हो रहा है, कहां से? थ्रू लीफ सरफेस। थ्रू लीफ सरफेस, उसको हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। मतलब बेटा इवेपोरेटिव लॉस, तो यहां से बेटा पानी निकलता है बाहर, लेकिन किसकी फॉर्म में निकलेगा? गैसियस फॉर्म में। तो लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन, और इसको बाद में हम स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन भी कहते हैं, क्योंकि स्टोमेटा से ट्रांसपायरेशन, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन होता है ज़्यादा। तकरीबन 90% लॉस ऑफ वाटर स्टोमेटा से ही होता है। और मैंने साथ में लिखा बेटा गैसियस एक्सचेंज, तो यहां से बेटा एंटर करेगा CO2, वो हो गया। तो पानी बाहर, CO2 अंदर, और साथ साथ में हमारे पास मिलती है ऑक्सीजन। तो ये चीज होगी लॉस ऑफ वाटर एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू लीफ सरफेस इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। तो ट्रांसपायरेशन कैसे होगी, उसके लिए हमें टाइप्स को पढ़ने से पहले पुल थ्योरी, ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी को पढ़ना होगा, जिसको हम लिखते हैं कोहेशन, टेंशन, पुल थ्योरी। कोहेशन, टेंशन, पुल थ्योरी, जिसको दिया है डिक्सन एंड जॉली ने कोहेशन टेंशन थ्योरी को दिया है, जिसको हम दूसरा नाम देते हैं ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी। तो बेटा ये ट्रांसपायरेशन, ये पानी जो लॉस हो रहा है उसको कह रहे हैं ट्रांसपायरेशन। लेकिन ये ट्रांसपायरेशन होता कैसे है, उसके लिए हमें दो चीजें चाहिए। ट्रांसपायरेशन करने के लिए हमें दो चीजें जरूरी चाहिए। एक हमें चाहिए ट्रांसपायरेशन पुल, एक हमें चाहिए स्ट्रॉन्ग ट्रांसपायरेशन पुल। ट्रांसपायरेशन पुल होगा कैसे, ये पहला पॉइंट है। तो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमें चाहिए स्ट्रॉन्ग वाटर कॉलम। ये कौन बोल रहा है बेटा? ये बोल रहा है कोहेशन टेंशन थ्योरी। वाटर कॉलम स्ट्रॉन्ग चाहिए, ट्रांसपायरेशन पुल चाहिए फॉर ट्रांसपायरेशन। तो वो ट्रांसपायरेशन पुल पहले हम लिखेंगे हाउ ट्रांसपायरेशन पुल इज जनरेटेड। हाउ ट्रांसपायरेशन पुल इज जनरेटेड। तो बेटा मैं बोलूंगा आपको, यहां पे ये जो पानी लॉस हो रहा है, तो ट्रांसपायरेशन पुल को पहले जनरेट करना है। कैसे जनरेट होगा?
बेटा यहां से पानी चल रहा है, पानी चल रहा है थ्रू रूट्स, पानी चल रहा है, पानी चल रहा है तो आता बेटा कहाँ पे है, आता यहाँ पे है। और इधर होते हैं बहुत सारे सेल्स, एपिडर्मल सेल्स, या हम बोलेंगे इसको हम सबसिटोमेटल स्पेस बोलते हैं, ये याद रखना। दिस इज कॉल्ड सबसिटोमेटल स्पेस। तो बेटा क्या हो रहा है, बाहर हमारे पास पानी है, अभी छोड़ो एक्सचेंज ऑफ गैसेस को, वो आप लोगों ने समझा। पानी जो बाहर है एनवायरनमेंट में, तो वो पानी इधर है और अंदर का पानी बाहर नहीं आएगा। तो क्या होता है बेटा, ये वाला पानी ये भी गैसियस फॉर्म में है और अंदर वाला पानी भी गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ये याद रखेंगे। सबसिटोमेटल स्पेस में गैसियस वाटर पहले कन्वर्ट होता है, बाद में वो बाहर निकलेगा। तो कैसे निकलेगा, बाहर भी पानी तो गैसियस फॉर्म है, अंदर भी पानी गैसियस फॉर्म है। तो ये वाला पानी टेम्परेचर की वजह से या विंड स्पेस की वजह से हट जाता है। तो ये यहाँ नंबर 1 हो गया, ये यहाँ पे हो गया, और ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ आके बाहर इसकी जगह लेगा। बाहर वाला वाटर मॉलिक्यूल जो गैसियस फॉर्म में था वो हट गया और अंदर वाले वाटर मॉलिक्यूल ने इसकी जगह ले ली, जिसने क्या किया, इस सेल में पुल क्रिएट कर दिया, खिंचाव कर दिया। तो इस सेल ने इस सेल को खिंचाव कर पुल कर क्रिएट कर दिया, इस सेल ने इसको पुल करने की कोशिश की, नतीजे निकला सारे जाइलम ट्यूब में पुल जनरेट हो गया। तो पुल तब तक जनरेट नहीं होगा जब तक ना जो एनवायरनमेंट का लिक्विड गैसियस वाटर है सायर में नहीं जाएगा। जब ये सायर में जाएगा तभी ये वाटर मॉलिक्यूल अंदर का बाहर आके इस एनवायरनमेंट के वाटर मॉलिक्यूल की जगह पकड़ेगा। तो इस तरह ये ट्रांसपायरेशन पुल जनरेट होता है। दूसरा मैंने लिखा था, इस ट्रांसपायरेशन के लिए हमें स्ट्रॉन्ग वाटर कॉलम चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग वाटर कॉलम के लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग वाटर कॉलम के लिए इन्होंने बोला हमें चाहिए कोहेशन। जो ये वाला मॉलिक्यूल है वाटर मॉलिक्यूल और ये वाला वाटर मॉलिक्यूल, कोहेशन हो गया अट्रैक्शन, कोहेशन होगी अट्रैक्शन बिटवीन लाइक मॉलिक्यूल्स, बिटवीन लाइक मॉलिक्यूल्स। तो बेटा यहां पे क्या हो रही है, एक वाटर मॉलिक्यूल और दूसरे वाटर मॉलिक्यूल में कोहेशन हो रही है, कोहेशन, जिसकी वजह से ये एक दूसरे से जुड़ के रहते हैं जो, और इस तरह एक वाटर कॉलम बन रहा है, एक फोरस कोहेशन वाटर कॉलम को जनरेट कर रहा है। और मैं लिखूंगा वाटर कॉलम, जब यही वाटर मॉलिक्यूल जिगर मेरा एक लाइन में आते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसी को हम वाटर कॉलम कहते हैं। ये वाटर कॉलम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये कैसे जनरेट होगा, ये होता है कोहेशन से। व्हाट इज कोहेशन, कोहेशन इज अट्रैक्शन बिटवीन टू वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये भी वाटर मॉलिक्यूल है, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से, इनमें कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से ये अट्रैक्टेड होते हैं। तो एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन, उसको हम बोलते हैं कोहेशन। और इसी कोहेशन से ये जो वाटर कॉलम है इनमें एक स्ट्रेंथ आती है, दैट इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ आती है बिकॉज ऑफ कोहेशन और कोहेसिव फोर्स। व्हाट इज कोहेशन, अट्रैक्शन बिटवीन लाइक मॉलिक्यूल्स। एक कोहेशन ने वाटर कॉलम को बरकरार रखा। दूसरा है एडहेशन, एडहेशन हो गया अट्रैक्शन, वो भी होती है अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। मतलब जो यहाँ पे ये
वाटर मॉलिक्यूल है और इसके साथ जुड़ी है जाइलम की वॉल। जाइलम क्या है, जाइलम क्यों बना होता है, उसमें सेल्यूलोज और लिग्निन, सेल्यूलोज और लिग्निन होता है। जो सेल्यूलोज है वो वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है। तो वाटर मॉलिक्यूल की अट्रैक्शन किसके साथ है, सेल्यूलोज के साथ है, वो कहलाएगा एडहेशन। तो यहाँ पे ये दीवार भी इसको अट्रैक्ट करती है, ये दीवार भी इसको अट्रैक्ट करती है, जाइलम वेसल भी इसको अट्रैक्ट करती रहती है, जिसकी वजह से और कोहेशन और एडहेशन दोनों से वाटर कॉलम जनरेट हो रहा है, वाटर कॉलम बरकरार रहता है। और तीसरा पॉइंट यहाँ पे सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन जिसको आप टेंशन भी खाली बोल सकते हो। ये क्या होता है बेटा, ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल है। जिगर मेरा जो ये बीच वाला वाटर मॉलिक्यूल है, इसके साथ बैलेंस्ड फोर्स अप्लाई हो रहा है, यहां से भी यहां से भी, क्लियर। लेकिन जो ये सरफेस वाला वाटर मॉलिक्यूल है, इसको यहां से तो मिल रही है अट्रैक्शन, यहां से मिल रहा है, लेकिन यहां से इसको अनबैलेंस्ड फोर्स मिल रहा है, इसी को बोल रहे हैं सरफेस टेंशन। तो तीन चीजें वाटर कॉलम को बरकरार रखती है, कोहेशन, एडहेशन एंड सरफेस टेंशन। इन तीन चीजों से ये वाटर कॉलम जो है स्ट्रांग हो जाता है। और जब डे टाइम आता है बेटा, डे टाइम में क्या होता है बेटा, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो ये वाटर कॉलम यहाँ से ब्रेक होता है और ये पानी लॉस होता है। लेकिन ये जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है इस वाटर कॉलम को कंटिन्यू रखती है, तो ये वाटर कॉलम फिर से जुड़ेगा ड्यूरिंग नाइट टाइम। तो नाइट टाइम क्यों, स्टोमेटा क्लोज रहता है, वाटर कॉलम फिर से जुड़ गया। तो कंटिन्यूअस वाटर कॉलम का होना जो है ट्रांसपायरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। यही हमारे पास ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी है, जिसमें कौन से फोर्स, एक एक साइंटिस्ट होते हैं, उनका नाम है बोहम। वो कहते हैं जब तक कोहेशन और एडहेशन बैलेंस्ड है, जब तक कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स बैलेंस्ड फोर्स है, तब तक ये वाटर कॉलम टूटेगा नहीं। तो वाटर कॉलम को कौन टूटने नहीं देगा, कोहेशन, एडहेशन और सरफेस टेंशन। ये तीन चीजें वाटर कॉलम को टूटने नहीं देते हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपायरेशन रेट दिन के दौरान होता रहता है, क्लियर। और दिन के दौरान ये कॉलम टूट सकता है बिकॉज ऑफ पुल, जो एनवायरमेंट का वाटर है उसको पुल कर रहा है, यहाँ पे पुल जनरेट होता है, उसकी वजह से वाटर कॉलम कंटिन्यू रहता है। अब हमने लिखा यहाँ पे टाइप्स, जो ट्रांसपायरेशन की टाइप्स है वो हमने देखना है। जो मैंने बोल दिया, मैं खाली बोलूंगा यहाँ पे टाइप्स ऑफ ट्रांसपायरेशन, टाइप्स ऑफ ट्रांसपायरेशन। एक टाइप हमारे पास है विच इज कॉल्ड फोलियर, फोलियर और जो लीव से होती है। जिगर मेरा फोलियर जो ट्रांसपायरेशन होती है वो मैक्सिमम होती है। एज मैंने बोला स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन भी इसको बोल सकते हैं, स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन जो बनती है, जो होती है बेटा, तकरीबन 97% स्टोमेटा से पानी लॉस होता है। दूसरा हमारे पास है बार्क, बार्क से भी जो है रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन यानी कि पानी लॉस होता है। तीसरा मैंने बोल दिया आपको लेंटिसल्स, लेंटिसल्स और इसको बोलते हैं लेंटिसुलर ट्रांसपायरेशन भी, जो मैंने बोल दिया आपको। जब मैंने लीव बनाया था, बार्क बनाया था, तो मैं बोल रहा था ये वाली सेल्स जो कॉर्टेक्स होती हैं ये डेड हो जाती है और इस लीव की स्ट्रक्चर ऐसे बनती है, यही खाली ओपनिंग रहती है और इस ओपनिंग को हम लेंटिसल कहते हैं। और इस लेंटिसल से भी रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन होता है और वो होता है खाली 0.3% होता है, ये याद रखेंगे। और एक टाइप और है, वो है हमारे पास क्यूटिक्यूलर ट्रांसपायरेशन,
जो 3% तक होती है। मतलब जिगर मेरा, मैंने आपको समझाया है, ये हमारे पास लीफ है तो इससे पानी लॉस होता है, स्टोमेटा से पानी लॉस होता है, स्टोमेटा से पानी लॉस होता है। लेकिन जो डेजर्ट प्लांट्स हैं इनके पास, या सभी लीव्स जो है इनके पास एक थिक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं क्यूटिकल। स्टोमेटा से पानी सारा जाना चाहिए लेकिन इस क्यूटिकल से नहीं जाना चाहिए। दैट इज वाई जो डेजर्ट प्लांट्स हैं, डेजर्ट प्लांट्स जो बेटा है उनमें क्यूटिकल सबसे मोटा होता है ताकि पानी लॉस ना हो जाए। लेकिन मैंने बोला होता है, लेकिन वो किन से होता है, स्पेशल स्ट्रक्चर से होता है। उनको क्या बोलते हैं बेटा, हाइडाथोर्स। उनको क्या बोलते हैं, हाइडाथोर्स। और उस लॉस को हम बोलते हैं, जो हमने पढ़ा है उसको बोलते हैं गटेशन। लेकिन ये हाइडाथोर्स से जो पानी निकलता है वो लिक्विड वाटर निकलता है। लेकिन जिगर मेरा क्यूटिकल इसको बचाता है, तो क्यूटिकल से भी पानी लॉस होता है। तो ये थे टाइप्स ऑफ ट्रांसपायरेशन। सबसे ज्यादा ट्रांसपायरेशन किन से होती है, लीव्स से होती है, बारक से कम होती है, लेंटिसल से 0.3% होती है और क्यूटिकल से 3% तक होती है। अभी हमने देखना है कि कौन से फैक्टर्स जो हैं जो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को अफेक्ट करेंगे। तो मैं यहां लिख दूं फैक्टर्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। जिगर मेरा इंटरनल फैक्टर्स पहले हम लिखेंगे, इंटरनल फैक्टर्स जिनसे बेटा रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इफेक्ट होती है। पहला पॉइंट मैं बोल दूं, पहला पॉइंट मैं बोल दूं, जो जिगर मेरा लीफ का सरफेस एरिया, जितना बेटा लीफ बड़ा होगा रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन ज्यादा होगा। क्लियर। दूसरा लिखूंगा मैं साइज एंड एज ऑफ लीफ, जितना बेटा यंग लीफ होगा रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन ज्यादा होगी। तीसरा पॉइंट नंबर ऑफ सिटोमेटा, जिस लीफ के पास सिटोमेटा ज्यादा होंगे उसमें रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन ज्यादा होगी। ये थे इंटरनल फैक्टर्स। अब यहां लिखेंगे हम एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है वो क्या है, हमें एक्सटर्नल फैक्टर क्या है जिगर मेरा, टेम्परेचर। टेम्परेचर, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा ट्रांसपायरेशन ज्यादा होगी, टेम्परेचर कम होगा ट्रांसपायरेशन कम होगी। दूसरा पॉइंट मैं लिखूंगा बेटा लाइट, जितनी ज्यादा लाइट होगी उतनी रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन होगी, डार्कनेस होगी ट्रांसपायरेशन कम होगी। तीसरा ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी ट्रांसपायरेशन कम होगी। यहां देखना स्टोमेटा ह्यूमिडिटी में ओपन रहता है लेकिन ह्यूमिडिटी में ट्रांसपायरेशन कम होती है। फिर से मैं समझाऊंगा कैसे। बेटा ये हमारे पास लीफ का स्ट्रक्चर है, बाहर ह्यूमिडिटी है। ह्यूमिडिटी मतलब प्रेजेंस ऑफ वाटर, पानी का प्रेजेंट होना, प्रेजेंस ऑफ वाटर इन एयर। जिगर मेरा जब यहाँ पानी ज्यादा है तो अंदर का पानी बाहर नहीं आएगा, बाहर का पानी प्रेजेंट होने को क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी ज्यादा, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन कम। क्लियर। ह्यूमिडिटी कम, ट्रांसपायरेशन ज्यादा। ये चीज
और हमें क्या चाहिए, हमें पानी भी इसके लिए चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो चौथा पॉइंट, पानी अवेलेबल होना चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को बढ़ाएगा। जब पानी ही नहीं होगा तो ट्रांसपिरेशन रेट कम होगी। ये थे फैक्टर्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। और अब हम जानेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। एडवांटेजेस, चलो मैं ब्लैक से लिख दूं, एडवांटेजेस या बोलेंगे सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस में आपने दोनों लिखने हैं, डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस पहले लिखेंगे हम। एडवांटेजेस से क्या होगा बेटा, एडवांटेजेस फायदा क्या है किसका, ट्रांसपायरेशन का। पहली एडवांटेज है, ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। इससे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर होता है थ्रू वाटर कॉलम, थ्रू ट्रांसपायरेशन पुल। इससे दूसरा पॉइंट, ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स होते हैं, ट्रांसपायरेशन से मिनरल ट्रांसपोर्ट होते हैं। तीसरा, ट्रांसपायरेशन से टर्जिडिटी रहती है, टर्जिडिटी इज मेंटेन। टर्जिडिटी मेंटेन रहती है, मतलब पानी की जो पत्ता है, लीफ है, वो अपनी जगह पे बिल्कुल रहता है, टर्जिड रह के सारा काम करेगा। एक बात इंटरनल फैक्टर में लिखेंगे आप, ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन यानी कि लीव की पोजीशन, ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स जो है ये भी रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को इफेक्ट करेगा। मतलब पत्ता कैसे होगा, अगर ऐसे होगा उस पत्ता तो ट्रांसपिरेशन कम होगी, ऐसे अगर ऐसे होगा क्योंकि इस पर सूर्य की रोशनी ज्यादा पड़ती है, स्टोमेटा इस साइड भी होते हैं, इस साइड भी होते हैं, इन मोनोकार्ड्स, तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ज्यादा हो सकती है। तो ओरिएंटेशन मीन्स पोजीशन ऑफ लीव्स, या लीव किस तरह है, तो वो भी इफेक्ट करता है किसको, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को। तो टर्जिडिटी को जो है वो मेंटेन रहती है किससे, ट्रांसपायरेशन से। दिस इज एन एडवांटेज ऑफ ट्रांसपायरेशन। और ट्रांसपायरेशन से जिगर मेरा जो हमारा यील्ड है, प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन और फ्रूट यील्ड, पैदावार जो है वो इसमें इजाफा होता है, इंक्रीजेस, ये चीज इंक्रीज करती है। और इसमें क्या होता है, इसमें एक चीज जो ग्रोथ है वो बढ़ जाती है, ग्रोथ बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ द इनहिबिशन ऑफ एबिसिसिक एसिड। एबिसिसिक एसिड जो है वो इनहिबिट रहता है, और साइटोकाइनिन, ऑक्सीजन वगैरह वो इसमें ज्यादा काम करते हैं, नतीजा निकलता है फ्रूट यील्ड भी ज्यादा होता है। अब डिसएडवांटेज इसका क्या है, डिसएडवांटेज, जिगर मेरा डिसएडवांटेज क्या होता है। पहला पॉइंट डिसएडवांटेज, हम एक पॉइंट याद रखेंगे, विल्टिंग। विल्टिंग, विल्टिंग हो गया लॉस ऑफ रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, लॉस ऑफ वाटर, या हम बोलेंगे इंक्रीज इन द लॉस ऑफ वाटर, उसको विल्टिंग कहते, या रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जो कम होती है। विल्टिंग जब कभी बोलेंगे हम उसको ड्रॉट लिखते हैं, खुश्क साली जब होती है, जिगर मेरा याद रखना, जब खुश्क साली होती है, पानी बिल्कुल नहीं होता है, तो ट्रांसपायरेशन जो क्या होती है बेटा,
वो लॉस होती है, कम होती है। और विल्टिंग को हम इसको हम एंटी ट्रांसपायरेंट्स भी इनको कहते हैं, जिसकी वजह से ग्रोथ रहेगी स्टंटेड, स्टंटेड ग्रोथ रहेगी। दूसरा पॉइंट जिगर मेरा डिसएडवांटेज, जिसका पानी का पानी ज्यादा निकला, पानी पौधे के अंदर नहीं, ये विल्टिंग हो गया। लॉस ऑफ वाटर ज्यादा हो रहा है, किसे? देन एब्जॉर्प्शन से, एब्जॉर्प्शन कम हो रही है, एब्जॉर्प्शन कम हो रही है, पानी ज्यादा लॉस हो रहा है, दैट्स कॉल्ड विल्टिंग। क्लियर? और एडवांटेज में आप लिखेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर भी, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर भी होता है, वो भी एडवांटेज है किसका? ट्रांसपायरेशन का। लेकिन डिसएडवांटेज ये है, जब पानी ज्यादा लॉस होगा, एब्जॉर्ब कम होगा, तब उसको विल्टिंग कहते हैं। नतीजा क्या निकलेगा? जो प्लांट्स हैं उनकी स्टंटेड ग्रोथ रहेगी, उनका जो फ्रूट यील्ड होगा, पैदावार जो है वो 50% तक रिड्यूस होती है इनसे, जिनको हम बोलते हैं एंटी ट्रांसपायरेंट्स, एंटी ट्रांसपायरेंट्स। एंटी ट्रांसपायरेंट्स को किनको बोलेंगे? जो बेटा लॉस ऑफ वाटर को इंक्रीज कर रहे हैं, एंटी ट्रांसपायरेंट्स, या रोक रहे हैं, पानी को रोक रहे हैं। एंटी खिलाफ, ट्रांसपायरेशन के खिलाफ जो जाते हैं, वो दो किस्म के होते हैं। एक कहलाता है मेटाबॉलिक इनहिबिटर, मेटाबॉलिक इनहिबिटर, जो क्या करेगा बेटा? जो पानी को ट्रांसपायरेट होने से रोकेगा, जो पानी को बाहर जाने से रोकेगा। तो उसको, उसमें क्या है हमारे पास? उसमें हमारे पास है PMA। इस एंटी ट्रांसपायरेंट से 50% तक फ्रूट यील्ड कम हो सकती है। इसका फुल फॉर्म क्या है? फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट। पानी को ये लॉस नहीं होने दे रहे हैं एंटी ट्रांसपायरेंट्स। एंटी ट्रांसपायरेंट क्या होता है? जो लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करते हैं। उससे क्या होगा बेटा? 50% फ्रूट यील्ड जो है, पैदावार जो है, वो कम हो सकती है। तो एक एंटी ट्रांसपायरेंट क्या है? मेटाबॉलिक इनहिबिटर, जो हमारे पास फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट है। दूसरा हमारे पास है सरफेस फिल्म, मैं यहां पे लिख दूं। दूसरा हमारे पास होगा सरफेस फिल्म्स, यानी कि एक फिल्म है जो हमारे पास है सिलिकॉन इमल्शन। सिलिकॉन की इमल्शन जो है, इस लीफ को के ऊपर एक वैक्स बनाता है। क्लियर? लेकिन CO2 अंदर जाती है, O2 बाहर आती है, लेकिन पानी जो है बिल्कुल बाहर नहीं जाता है। वो सिलिकॉन की वजह से है, जो उसको हम कहते हैं सरफेस फिल्म। तो एंटी ट्रांसपायरेंट जो दो किस्म के होते हैं, मेटाबॉलिक इनहिबिटर्स और सरफेस फिल्म्स, जो क्या करते हैं? जो 50% जो यील्ड है उसको नहीं होने देते, इन्हीं को हम एंटी ट्रांसपायरेंट कहते हैं। यानी कि लॉस ऑफ वाटर को जो रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उनको एंटी ट्रांसपायरेंट्स कहते हैं। तो बेटा ये था टॉपिक ट्रांसपायरेशन, इसकी एडवांटेज, डिसएडवांटेज, उसके फैक्टर्स। अब एक पॉइंट मैं देना चाहूंगा बेटा आपको, जो शायद आपके सिलेबस में नहीं होगा, मैं जल्दी देना चाहूंगा। दैट्स कॉल्ड ट्रांसपायरेशन रेशो। ट्रांसपायरेशन रेशो शायद सिलेबस में नहीं होगा आपके, लेकिन समझो आप, ट्रांसपायरेशन रेशो क्या होता है? ट्रांसपायरेशन रेशो होता है जिगर मेरा, वाटर लॉस, वाटर का लॉस होना, कितना वाटर लॉस होता है और कार्बन डाइऑक्साइड कितना अंदर जाता है। ये मैं पत्ता फिर से बना दूं। यहां से बेटा क्या हो रहा है? लॉस ऑफ वाटर, और अंदर क्या जा रहा है?
अंदर जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। कहते हैं जो C3 प्लांट्स हैं, C3 प्लांट्स मैं समझाऊंगा इन फोटोसिंथेसिस, इन रेस्पिरेशन, ये हमारे पास फिर से आएगा C3 प्लांट्स में क्या होता है, C3 प्लांट्स में 400 से लेके 600 वाटर मॉलिक्यूल्स लॉस होते हैं और खाली एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल अंदर जाता है। दिस इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन रेशियो। क्लियर? ये ट्रांसपायरेशन रेशियो होता है इन केस ऑफ C3 प्लांट्स। इन केस ऑफ C4 प्लांट्स इट इज ओनली 100 to 200 वाटर मॉलिक्यूल्स जो लॉस होते हैं बेटा, और एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल अंदर जाता है, ये लॉस हो जाता है। क्लियर? अब क्या यहां पे क्या देख रहे हैं आप, C3 प्लांट्स ज्यादा एफिशिएंट है कि C4 है? C4 प्लांट्स एफिशिएंट है क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है एंटर कर रहा है और पानी जो है रोक रहा है, लॉस ऑफ वाटर कम हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रहा है और लॉस ऑफ वाटर हमें कम चाहिए, ट्रांसपिरेशन रेट हमें कम चाहिए ताकि पौधे के अंदर पानी रह सके, और ये इससे भी कम है इन केस ऑफ कैम प्लांट्स। कैम प्लांट मैंने बोल दिया आपको, कैमेलिसियन एसिड मेटाबॉलिज्म प्लांट्स, जो डेजर्ट प्लांट ज्यादा होते हैं उनमें वाटर लॉस कम होता है बिकॉज ऑफ द थिक क्यूटिकल। सो बेटा ट्रांसपायरेशन रेशियो होता है किनके दरमियान, रेशियो मीन्स डिवाइड, वाटर कितना लॉस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना अंदर जाता है, उसको ट्रांसपायरेशन रेशियो कहते हैं। जो C3 प्लांट्स में ज्यादा होता है रेशियो, C4 प्लांट्स में कम होता है। सो C4 प्लांट्स आर एफिशिएंट देन C3 प्लांट्स।